नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ में। आज मैं आप सभी लोगों के लिए क्लास 12th की एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2 वीडियो लेकर के आया हूं। पार्ट 1 पहले आ चुका है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट 1 की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, और इससे पहले के 4 चैप्टर्स की वीडियोस की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर आपने अभी तक उन सभी चैप्टर्स की वीडियोस को नहीं देखा है तो अभी जाइएगा और देखिएगा। पार्ट 1 में हमने आधे चैप्टर को डिस्कस कर लिया था, और आज हम पार्ट 2 में पहले आधे चैप्टर के सार को समझेंगे और इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। अर्थात सबसे पहले जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था हम उसको देखेंगे और इसके बाद में आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का नाम था यात्रियों के नजरिए। ठीक है, जो हमारे भारत देश में पहले यात्री आए थे, जिन्होंने यात्राएं की थी भारत की, उन लोगों ने किस प्रकार से यहाँ अनुभव किया था, किन किन चीजों को देखा था, उन्होंने अपने वृत्तांतों में लिख करके दिया था। उन सभी चीजों को हमने पार्ट 1 में देखा था। अल बरूनी एक आए थे यहाँ पर, अल बिरूनी। ठीक है, तो ये आए थे, इन्होंने यहाँ पर एक किताब उल हिंद लिखी थी। इसके बारे में हमने आपको काफी सारी बातें बताई थी और इनके संबंध में भी बताई थी कि ये कैसे व्यक्ति थे, क्यों आए थे। ठीक है, और इसके बाद में किताब उल हिंद के विषय में मैंने आपको बताया था, और इसी प्रकार से बताते हुए आगे बढ़े थे। इब्न बतूता हमारे भारत देश में आने वाला एक यात्री था। इसने अपने यहाँ पर एक रिहला लिखा था, और ये भी इंपॉर्टेंट है। हिंदू शब्द कैसे रखा गया, हिंदू जिस प्रकार से आजकल आप लोग हिंदू देखते हैं, हिंदू शब्द कैसे पड़ा था, हिंदू नाम कैसे पड़ा, इन सभी चीजों को हमने डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और यहाँ पर हम आ गए थे इब्न बतूता के पद चिन्हों पर। ठीक है, तो इब्न बतूता के पद चिन्हों पर कई सारे ऐसे यात्री थे जो यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर वृत्तांत लिखे थे। तो इन सभी के विषय में भी हमने डिस्कस कर लिया। फिर इसके बाद में फ्रांस व वर्नियर के विषय में यहाँ पर जानकारियां प्राप्त की कि किस प्रकार से विदेशी यात्री यहाँ पर आए, आने के बाद में यहाँ से गए ही नहीं थे। कई सारे तो ऐसे थे जो यहाँ पर ही बस गए थे। ठीक है, और इसके साथ में आगे बढ़ते हुए चले थे। इन सभी चीजों को हम डिस्कस कर लिया था। और इसके बाद में एक अपरिचित संसार की समझ और अल बिरूनी तथा संस्कृतवादी परंपरा, तो इन सभी चीजों को हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आगे बढ़ते बढ़ते हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके। ठीक है, आज का हमारा जो पार्ट 2 वीडियो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, इब्न बतूता और अनजाने को जानने की उत्कंठा। ठीक है, तो यहां से हमारा आज का पार्ट 2 स्टार्ट होगा। और पार्ट 2 को स्टार्ट करने से पहले कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारियां जो आपको मैं बताना चाहता हूं प्रेजेंट टाइम की। अभी क्या है कि हमारे चैनल पर क्लास 12 की एनसीईआरटी हिस्ट्री चल रही है, और मैंने आपसे जैसा कि कहा था कि आज से अर्थात 1 नवंबर से हम आपके लिए क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का स्पेशल कोर्स ला रहे हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक क्लास से 6 से 12 तक की एनसीईआरटी ज्योग्राफी को नहीं पढ़ा है वो हमारे एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप हमारा ये एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक पॉइंट टू पॉइंट याद हो जाएगा गारंटी के साथ में। इसके बाद में अन्य कोई भी किताब, अन्य कोई भी वीडियो देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़े, क्योंकि ज्योग्राफी मेरी बहुत ही मजबूत है और मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूं। और साथ ही साथ जो हमारी एनसीईआरटी हिस्ट्री है इसके वीडियोस भी डेली आते रहेंगे। तो इससे क्या हो कि हम ज्यादा वीडियोस कवर करेंगे और ज्यादा सब्जेक्ट भी आपके लिए लेकर के आएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, आज के इस चैप्टर को। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि 50,000 सब्सक्राइबर होने पर ही हम आपके लिए मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोटिवेशनल वीडियो लाने वाले हैं। ओके, चलिए शुरू करते हो। आज का सबसे पहला पॉइंट होगा, जब 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता दिल्ली आया। कहां पर आया? दिल्ली आया। कब आया था? 14वीं शताब्दी में। उस समय तक पूरे उपमहाद्वीप में ऐसे वैश्विक संचार तंत्र का हिस्सा बन चुका। देखिए इस समय क्या हुआ था, 14वीं शताब्दी की अगर आप तुलना करोगे 10वीं शताब्दी से, फिर 11वीं शताब्दी से, तो काफी फर्क देखने को मिलता है। अब इसको कनेक्ट कीजिएगा प्रेजेंट टाइम से। अगर आप आज से 20 साल पहले की बात करते हैं, अगर प्रेजेंट टाइम में देखोगे आप, तो आजकल अगर किसी व्यक्ति को दहेज में, जब किसी की शादी होती है और दहेज में बाइक दी जाती है, मोटरसाइकिल, तो व्यक्ति कहता है कि मोटरसाइकिल मिली। ठीक है, मतलब कोई बहुत ही अच्छी सोच के साथ में वो नहीं कहता है। आज अगर कार दी जाती तो भी व्यक्ति कहते हैं कि हाँ कार मिली और अच्छी सोच रखता है। मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यही बात 20 साल पहले से कनेक्ट करके देखेंगे तो 20 साल पहले क्या था कि अगर किसी को साइकिल भी दहेज में दी जाती थी तो वो बहुत ही खुशी के साथ में लेता था। जी हाँ, साइकिल भी बहुत ही खुशी के साथ में लेता था एक मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति। और प्रेजेंट टाइम में अगर आप उसको मोटरसाइकिल देते हैं तो भी वो कहता है कि यह मोटरसाइकिल मिल रही है।
समझे ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी 14वीं शताब्दी और 10वीं शताब्दी में क्या अंतर है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। जब 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता दिल्ली आए तो उस समय तक जो हमारा ये उपमहाद्वीप था, भारतीय उपमहाद्वीप, एक ऐसे वैश्विक संचार तंत्र का हिस्सा बन चुका था जो कि पूर्व में चीन से लेकर के पश्चिम में उत्तर पश्चिम अफ्रीका तथा यूरोप तक फैला हुआ था। मतलब यहाँ पर विकास की जो लहर थी वो काफी अच्छे तरीके से बढ़ रही थी और इसमें क्या है कि युद्ध की परिस्थितियां काफी बनी हुई थी। ठीक है, यहाँ पर युद्ध काफी होते जा रहे थे। अब इससे जो युद्ध हुए थे, कैसे हुए थे, कौन-कौन से थे, मैंने आपको क्लास 7 के एनसीईआरटी हिस्ट्री में बताया मुगल साम्राज्य के इतिहास के विषय में कि कब कितने कैसे युद्ध हुए, कौन-कौन से राजा आए, कौन-कौन से राजा गए, किन किसने कब तक शासन किया। तो अगर आपने अभी तक क्लास 7 के एनसीईआरटी हिस्ट्री को नहीं पढ़ा है तो पढ़िएगा। मैंने पूरी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी प्लेलिस्ट की। प्लेलिस्ट में आपको क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री, न्यू वाली एनसीईआरटी हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं सभी के वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते अगला पॉइंट मिलता है कि इब्न बतूता ने स्वयं इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कई यात्राएं की, पवित्र पूजा स्थलों को देखा, विद्वान लोगों तथा शासकों के साथ में समय बिताया, कई बार काजी के पद पर रहा। यहाँ पर आपको काजी शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो जो काजी शब्द इसका अर्थ है आप न्यायाधीश भी कह सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको पिछले पार्ट में अर्थात पार्ट 1 में बताया था काजी किसे कहते हैं। तो जब इब्न बतूता यहाँ पर आया था तो यहाँ का जो क्षेत्र था वो बदल चुका था और यहाँ पर उसने पूजा स्थलों की, विद्वान लोगों के साथ में बात की, पूजा स्थलों की यात्राएं की। ठीक है, और कई यात्राएं करने के बाद में शहरी केंद्रों की जो विश्ववादी संस्कृति थी उनका उपभोग भी किया। मतलब यहाँ की जो संस्कृति थी ना, कहते हैं कि अतिथि देवो भव। ठीक है, तो यहाँ पर ये इन्होंने इन सभी चीजों का अनुसरण किया, अच्छी चीजों को देखा समझा और जहां अरबी, फारसी, तुर्की तथा अन्य भाषाएं बोलने वाले लोग विचारों, सूचनाओं और उपाख्यानों का आदान प्रदान करते थे। मतलब साफ है कि यहाँ पर जो आपको एक शब्द दिया गया कि शहरी केंद्रों की विश्ववादी संस्कृति का उपभोग किया। ठीक है, तो जो यहाँ पर विश्ववादी संस्कृति का बात कही गई, ये जो संस्कृति अरबी, फारसी, तुर्की तथा अन्य भाषाएं बोलने वाले जो लोग थे, उनके जो विचार थे, उनकी जो सूचनाएं थी, उनके ऊपर तथा उपाख्यानों को आदान प्रदान उन्होंने यहाँ पर किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है कि इब्न बतूता और भारतीय शहर। यहाँ पर जब इब्न बतूता आए तो उसने भारतीय शहरों को किस दृष्टि से देखा, कैसे समझा, इनको यहाँ पर समझिएगा। ठीक है, तो इब्न बतूता के वृतांत के अनुसार देखा गया है कि वृतांत से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश जो यहाँ के शहर थे वो भीड़ भाड़ वाली सड़कों तथा चमक दमक वाले और रंगीन बाजार में बसे हुए थे। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहले से आपको जनसंख्या काफी देखने को मिलती है और अच्छी चीजें भी देखने को मिलती हैं। साफ तौर बताया गया कि जब इब्न बतूता यहाँ पर आया था तो उसने जो अपने वृतांत लिखे उनमें ऐसा दिखाई देता है वृतांत के अनुसार कि यहाँ के जो शहर थे वो भीड़ भाड़ वाली सड़कें थी उनमें और चमक दमक वाले और रंगीन बाजार भी थे जो कि विविध प्रकार की वस्तुओं से भरे हुए थे। ठीक है, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट ही मिलता है। इसके बाद में आगे बढ़ते अगला पॉइंट दिया जा रहा है कि इब्न बतूता दिल्ली को एक बड़ा शहर, विशाल आबादी वाला तथा भारत में सबसे बड़ा बताता है। प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखोगे तो कई सारे ऐसे शहर आपको मिल जाएंगे जो कि काफी बड़े हैं और काफी छोटे भी हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात कही गई है कि पहले जब इब्न बतूता यहाँ पर आया था तो उसने जो यहाँ पर अपने वृतांत लिखकर छोड़े उसमें दिल्ली को भारत का सबसे बड़ा शहर दर्शाया। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी को याद करते चलेगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एक बताया कि इब्न बतूता जब यहाँ पर आया था तो उसने दिल्ली को सबसे बड़ा शहर बताया। ठीक है, दौलताबाद जो कि महाराष्ट्र में है, दौलताबाद के विषय मैंने आपको क्लास 7 के एनसीईआरटी में बताया बहुत ही अच्छी तरीके से। तो दौलताबाद भी कम नहीं था दिल्ली से। जी हाँ, आकार में दिल्ली को चुनौती देता था और काफी बड़ा था। ठीक है, अगला पॉइंट मिलता है कि बाजार आर्थिक विनिमय के ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के भी केंद्र थे। मतलब यहाँ पर साफ है कि जो बाजार हुआ करते थे पहले, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको मतलब जो आर्थिक विनिमय है उनके ही संसाधन नहीं मिलते यहाँ पर आपको, बल्कि जो सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां हैं वो भी बाजारों में देखने को मिलती थी। ठीक है, और अधिकांश बाजारों में एक मस्जिद या फिर एक मंदिर होता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि हमको देखने को मिलते हैं और ऐसे फैक्ट आपको याद भी रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते अगला पॉइंट है कि इब्न बतूता के अनुसार भारतीय कृषि का इतना अधिक जो भारतीय कृषि थी इसका इतना अधिक उत्पादनकारी होने का कारण था कि यहाँ की जो मिट्टी थी वो काफी उपजाऊ थी। जी हाँ, और इसी का फायदा यहाँ पर अंग्रेजों ने भी उठाया था। भारतीय मिट्टी इतनी ज्यादा उपजाऊ थी कि इसका फायदा अंग्रेजों ने भी उठाया। और यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने को मिलता है कि भारत में जो ये उपजाऊ चीजें हैं, मतलब यहाँ पर जो फसलें इतनी अधिक क्यों होती थी, तो इसका भी आपको यहाँ पर कारण जानने को मिल जाता है कि यहाँ की जो मिट्टी थी वो काफी उपजाऊ थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपको देखने को मिलता है कि जो किसान के लिए वर्ष में 2 बार फसल
फसलें उगाना संभव करता है। देखिएगा, जो भारतीय मिट्टी थी वो काफ़ी उपजाऊ थी और अगर आप प्रेज़ेंट टाइम में देखेंगे, इसको प्रेज़ेंट से कनेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भारतीय किसान हैं, वो एक बार मतलब एक वर्ष में 3-3 फसलें करते हैं। कौन-कौन सी? तो सबसे पहले करते हैं वो मक्का की, फिर करते हैं वो आलू की, ठीक है? और बीच में वो धान की भी कृषि कर लेते हैं, गेहूँ की भी कर लेते हैं कई लोग। क्या करते हैं कि सबसे पहले वो करेंगे मक्का की, फिर करेंगे धान की और उसके बाद में करेंगे आलू की। 3 फसलें तो हो गई ना। और कई लोग जो सब्जियाँ करते हो तो आधी कर लेते हैं और जो अन्य प्रकार की फसलें होती हैं तो कर ही लेते हैं, ठीक है? अगला पॉइंट मिलता है इब्न बतूता के अनुसार भारतीय कृषि का इतना सॉरी ये तो बता ही चुका हूँ। अगला पॉइंट मिलता है कि उसके अनुसार उपमहाद्वीप व्यापार तथा वाणिज्य के अंतर एशियाई तंत्रों से भली-भांति जुड़ा हुआ था। अर्थात भारत में भारतीय उपमहाद्वीप जो था यहाँ पर आपको जो ये बात करते हैं व्यापार की, ठीक है? व्यापार और वाणिज्य की, तो यहाँ पर व्यापार और वाणिज्य काफ़ी अधिक मात्रा में फैला हुआ था। भारतीय माल की मध्य तथा दक्षिण पूर्व एशिया दोनों में बहुत अधिक माँग थी, ठीक है? अगर हम पास्ट अपना देखते हैं तो हमारा पास्ट बहुत ही उज्ज्वल था। हमारा जो ये अगर आप देखें कि हमारा अतीत कैसा था, तो अतीत हमारा बहुत ही उज्ज्वल था। उस समय तक हमारा जो इतिहास है, वो भी अच्छा था। उस समय हम बहुत ही अच्छा व्यापार भी करते थे, अच्छे-अच्छे काम करते थे और भारतीय कपड़ा जो था ये विशेष रूप से सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम, जरी तथा साटन की अत्यधिक माँग थी, ठीक है? हम अब पहले एक बहुत ही अच्छे जो तो वो थे क्या कहते हैं उसको व्यापारी थे और भारत भी बहुत ही अच्छे आगे बढ़ रहा था। लेकिन जैसे-जैसे अंग्रेज आए, इन लोगों ने जो भी हम यहाँ पर किया, इसके बाद में हम आगे नहीं बढ़ पाए और आज भी देख रहे हैं कैसे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर पहले कपड़े बहुत अच्छे बनाए जाते थे और कपड़े की माँग भी बहुत थी। महीन मलमल की जो किस्में थीं, इतनी अधिक महँगी थीं कि उन्हें केवल अमीर वर्ग के लोग ही पहन सकते थे या फिर जिनके पास में पैसा अत्यधिक हो वो लोग। जो गरीब लोग थे वो महीन महीन मलमल के कपड़े नहीं पहन पाते थे क्योंकि ये अत्यधिक महँगा होता था, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है कि संचार की एक अनूठी प्रणाली, ठीक है? पहले क्या था कि मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं, संचार के लिए एक अनूठी प्रणाली देखने को मिलती है जो कि इम्पोर्टेंट है, समझिएगा। व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विशेष उपाय करता था। लगभग सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय तथा विश्राम गृह स्थापित किया जाए। प्रेज़ेंट टाइम में अगर आप देखोगे तो आप कहीं पर भी यात्रा करते हो, तो आपको होटल मिलते हैं, ठीक है? होटल मिलते हैं जहाँ पर आपको पैसे देने होते हैं और वो आप वहाँ पर विश्राम कर सकते हो या फिर कुछ भी कर सकते हो। लेकिन पास्ट में क्या था, अगर आप हमारा पास्ट जाकर के देखोगे तो उसमें क्या था सराय और विश्राम गृह, ठीक है? 2 हुआ करते थे जहाँ पर जो व्यापारी यात्रा करते थे वो यहाँ पर आराम करते थे। इब्न बतूता डाक प्रणाली की कार्यकुशलता देखकर चकित हुआ था। प्रेजेंट टाइम में अगर आप डाक देखोगे तो आप अगर काफी लंबी दूरी से डाक मंगाते तो आपको 7-8 दिन या फिर प्रेजेंट टाइम में मैं बात करता हूँ लॉकडाउन के समय तो इसमें आपको 1 से 2 महीने भी लग जाते हैं, ठीक है? मैंने अभी अपना एटीएम कार्ड बैंक में जाकर के अप्लाई किया तो 2 महीने हो चुके हैं और अभी तक नहीं आ पाया, ठीक है? तो देखते हैं और इसके बाद में जो हमारा यूट्यूब का पिन आया था पिन आ चुका है, ठीक है? तो जो पिन आया था उसमें भी लमसम 1 से डेढ़ महीना लग गया। जी हाँ, तो इतना समय लगता है प्रेज़ेंट टाइम में अगर आप पास्ट की जो डाक व्यवस्था को देखोगे तो पास्ट की डाक व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी, समझिएगा। इससे क्या था व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजना और उधार प्रेषित करना संभव हुआ बल्कि जो अल्प सूचना पर माल भेजना होता था, जैसे कि हम बात करते हैं प्रेज़ेंट टाइम में जैसे कि आपने कहा डेमो दिखाइएगा, ठीक है? तो जो डेमो भेजा जाता था, वो डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि बहुत ही अच्छी तरीके से जल्दी भेज जाता था, ठीक है? ये एक बहुत ही अच्छा हो गया, ठीक है? अब डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से केवल 5 दिनों तक में पहुंच जाती थी। कितने दिनों में? 5 दिनों में, ठीक है? तो यहाँ पर जो डाक व्यवस्था प्रणाली पहले थी, ये कैसी थी इसको समझिएगा, ठीक है? तो घोड़ी और पैदल 2 प्रकार की थी, जिनमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था। सबसे पहली है अश्व डाक व्यवस्था, ठीक है? इसको उलूक कहा जाता है। क्या? यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है और इस पर प्रश्न भी बन सकता है। जिस प्रकार से आप देखोगे इस बार जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था इसमें ऐसे टॉपिक पर प्रश्न बने थे जो कि कहना मतलब बहुत ही मुश्किल था कि इन पर प्रश्न बन सकते हैं। जी हाँ, जैसे कि हम बात करते हैं एक हुंडी पर प्रश्न बना था कि हुंडी किसे कहते हैं, ठीक है? हुंडी क्या होता है जानते हो? हुंडी वो होता है जो पहले हम लोग जिस प्रकार से आज एटीएम चलाते हैं ना, इसी प्रकार से पहले हुंडी हुआ करती थी, जिसमें आपका जितनी भी रकम होती वो दर्ज रहती थी और आप कहीं भी जाकर के रकम निकाल सकते थे, ठीक है? इसी प्रकार से
ऐसे प्रश्न बन सकते हैं शब्दों पर, ठीक है? तो उलूक किसे कहते हैं प्रश्न बनता है यहाँ पर, तो अश्व डाक व्यवस्था को उलूक कहते हैं, ठीक है? और अश्व डाक व्यवस्था को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा उलूक, ठीक है? जहां पर हर 4 मील की दूरी पर राजकीय घोड़े की व्यवस्था होती थी। अब अश्व डाक व्यवस्था में क्या होता था कि जैसे एक घोड़े की व्यवस्था यहाँ पर है, ठीक है? अब यहाँ वाला जो घोड़े वाला व्यक्ति है, घुड़सवार है, वो 4 मील दूर पर जाएगा और जाकर के जो 4 मील दूर पर घुड़सवार है उसको ये डाक दे देगा, ठीक है? अब यहाँ पर कुछ कार्रवाई होगी, इसके बाद में ये फिर दूसरी जगह पर जाएगा और 4 मील दूर वाले को डाक दे देगा। तो इस प्रकार से ये डाक व्यवस्था चलती थी। दूसरी थी पैदल डाक व्यवस्था, ठीक है? पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहा जाता है। क्या? दावा कहा जाता है, ठीक है? इसमें जो संदेश वाहक होता था वो एक दूसरे के माध्यम से गंतव्य तक संदेश पहुंचाता। जैसे कि हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखोगे तो गांव में जाओगे अगर, तो गांव एक दूसरे से कनेक्टेड ही रहते हैं, ठीक है? और ये क्या होता था पहले, गांव-गांव के माध्यम से कनेक्ट होकर के पैदल डाक व्यवस्था चलती थी। मतलब एक गांव वाले ने दूसरे गांव वाले को दिया, लोग बुक रहते थे ना कि हाँ हम डाक वाले व्यक्ति हैं, तो डाकिया के माध्यम से पहुंचती थी डाक व्यवस्था, ठीक है? अब इसमें क्या होता था, ये बात उल्लेखनीय तौर पर कही गई है कि पैदल डाक व्यवस्था जो थी ये अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र थी। यहां पर सोचने वाली बात है और अजब की बात है, मतलब कि घोड़े से ज्यादा तेज इंसानों की रफ्तार थी। भाई घोड़ों से यहाँ तेज तो इंसान दौड़ नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये बात कही गई है कि जो पैदल डाक व्यवस्था थी ये घोड़ों से अधिक थी, अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र थी। इसका प्रयोग मतलब अक्सर खुरासान के फलों के परिवहन के लिए किया जाता। खुरासान के फल उस समय भारत में बहुत पसंद किए जाते थे और इनके परिवहन के लिए पैदल डाक व्यवस्था का उपयोग किया जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, यहाँ पर एक प्रश्न भी बन जाता है, ऐसे प्रश्न आ सकता है कि जो पैदल डाक व्यवस्था थी और जो आपकी ये मतलब अश्व डाक व्यवस्था थी, इन दोनों में से तीव्र कौन-सी डाक व्यवस्था थी? तो आप यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है वर्णीय तथा अपविकसित पूर्व, ठीक है? ये आपका लास्ट पॉइंट हो सकता है चैप्टर का, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और समझिएगा, ठीक है? वर्णियर ने भारत में जो भी देखा था, वह उसने यूरोप और विशेष रूप से जो फ्रांस था, इससे तुलना करते हुए उसने लिखा, ठीक है? और हालांकि अगर हम बात करते हैं तो जितने भी यहाँ पर विदेशी यात्री आए थे उन्होंने कहीं ना कहीं से अपने देश से तुलना तो की ही है, लेकिन यहाँ पर जो वर्णियर था उसने खास तौर से फ्रांस और जो यूरोप है इनसे तुलना करते हुए भारत का इतिहास लिखा था, ठीक है? वर्णियर ने ट्रेवल्स इन द मुगल एम्परर लिखी थी, मतलब जब यहाँ पर आया था तो वो इस समय यहाँ पर मुगल राज चल रहा था, तो इसने यहाँ पर ट्रेवल्स इन द मुगल एम्परर लिखी थी, जो कि गहन प्रेक्षण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि तथा गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय है, ठीक है? यहाँ पर जो भी इसने ये ट्रेवल इन द मुगल एम्परर लिखी थी, इसमें गहन मतलब प्रेक्षण इसने दिया था, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि मतलब आलोचनात्मक दृष्टि से इसने पूरी पूरी किताबें लिखी थी और यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से चिंतन का उल्लेखनीय है, ठीक है? गहन चिंतन के लिए उल्लेखित है। अगला पॉइंट मिलता है कि वह निरंतर मुगल कालीन भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप से करता रहा और समानता यूरोप की श्रेष्ठता को रेखांकित करता रहा। भाई यहाँ पर मतलब क्या कहें हम आपको कि भारत की तुलना यूरोप से करते थे और यूरोप को मतलब श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास यहाँ पर करते थे, ठीक है? अगला पॉइंट मिलता है कि उसका भारत का चित्रण द्विविपरीतता के नमूने पर आधारित है। मतलब जो उसने भारत का चित्र दिया था, मतलब चित्र दिया था, चरित्र चित्रण दिया था, वो मतलब द्विविपरीतता के नमूने पर आधारित कर दिया था, जहां पर भारत को यूरोप के प्रतिलोम के रूप में दिखाया गया था, ठीक है? और या फिर हम ये कह सकते हैं कि यूरोप का विपरीत बताया गया था भारत को। क्या? यूरोप का विपरीत बताया गया था भारत को जैसे कि आपने कुछ इतिहासकार परिभाषित करते हैं कि जो यूरोप था पहले भारत के विपरीत था। प्रेजेंट टाइम से अगर आप इस टॉपिक को कनेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा किस प्रकार से विपरीत था। अगर आप आज देखेंगे तो आपको बॉलीवुड में और जो हमारा यूरोप है कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। यूरोप में भी आपको बिकनी पहनकर घूमती हुई देखने को मिलेंगे और यहाँ पर भी, ठीक है? आजकल के जो वीडियोस आते हैं, मूवीज आती हैं, बिल्कुल यूरोपियन हो चुकी हैं। आप लोग देख सकते हैं ना, हमारा जो कल्चर था इसको बदलना चाहते थे अंग्रेज, और ये प्रेजेंट टाइम के जो हमारे एक्टर्स हैं, जो हमारे यहाँ के लोग हैं, वो बदलने में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। हमारा कल्चर बदलता जा रहा है, जो हमारी भारतीय संस्कृति थी वो नष्ट होती जा रही है। आप लोग देख रहे हैं ना, और हमारी की संघ का जो हमारी की सरकार इसके लिए प्रति कुछ नहीं कर रही है। हमारी संस्कृति नष्ट हो रही है, लेकिन सरकार इसके प्रति बिल्कुल भी मतलब जागरूक नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, जितने भी इतिहासकार आए थे, ठीक है, जितने भी इतिहासकार थे उन सभी लोगों ने यूरोप और जो भारत, इन दोनों को अलग-अलग चित्रण करने का प्रयास किया था। लेकिन जो हमारा ये बर्नियर आया था, बर्नियर ने क्या किया था, भारत को यूरोप के विपरीत के रूप में दर्शाया था और मतलब बिल्कुल द्विविपरीतता के आधार पर पूरा इतिहास लिखा था। अगला पॉइंट मिलता है बर्नियर के अनुसार निजी भू स्वामित्व का अभाव था, ठीक है? क्या है, जो यहाँ पर निजी भू स्वामित्व का अर्थ है कि जिस प्रकार से आजकल आप लोग देखते हैं कि जमीन जो होती है, फिर खेती होती है, फिर घर होता है, तो उसके आप स्वयं मालिक हैं।
प्रेजेंट टाइम में आप स्वयं मालिक हैं, आपके पिताजी मालिक हैं, फिर आपके बाबा मालिक हैं। लेकिन पहले क्या था, मुगल सम्राट जो था, मुगल साम्राज्य में सम्राट सारी भूमि का स्वामी था। ऐसा बर्नियर के अनुसार कहा गया, ठीक है? और इसे अमीरों के बीच में बाँटता था और इसके अर्थव्यवस्था और समाज के अनर्थकारी परिणाम होते थे। देखिए, बर्नियर ने जो इतिहास लिखा था उसके अनुसार ये ऐसा लगता है, ऐसा पता चलता है, ऐसा मतलब दिखाई देता है कि जो यहाँ पर निजी भूस्वामित्व का अभाव था, अर्थात मुगल साम्राज्य में जो सम्राट होता था, अर्थात जो राजा होता था, उसके अधिकार में पूरी ज़मीन हुआ करती थी और वो जो राजा था, वो अपने जो मुख्य लोग हुआ करते, जो अमीर वर्ग के लोग होते थे, उनको ही ये ज़मीन बाँटता था। बाकी जो लोग गरीब होते थे, वो इनके यहाँ पर काम करके अपना काम चलाते थे, ऐसा प्रतीत होता, ठीक है? और जब ऐसा होगा तो इसके अर्थव्यवस्था और समाज के लिए अनर्थकारी परिणाम भी निकल के आएँगे क्योंकि राजा की इनकम कम हो जाएगी, ठीक है? अगला पॉइंट मिलता है कि राजकीय भू-स्वामित्व के कारण बर्नियर तर्क देता है कि भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे, अर्थात जिसके पास भी भूमि होती थी, सिर्फ़ उसी के पास रह सकती थी, वो उस अपने बाद में अपने बच्चे को ने विरासत के रूप में वो भूमि नहीं दे सकता था। इसके लिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और उसमें बढ़ोतरी के लिए दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन थे। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। हम इसको आज से कनेक्ट करके आपको बताते हैं। देखिए क्या होता है कि आजकल आप लोगों ने देखा होगा जब आप गाँव में जाते हैं तो क्या होता है कि खेती जो लोग स्वयं नहीं कर पाते हैं, बिज़ी होते हैं, फिर जिनके पास में टाइम नहीं होता है, कोई भी कारण हो तो वो अपनी खेती को लागान पर उठा देते हैं, ठीक है? ऐसा ही पहले भी होता था। जिस प्रकार से आज हम लागान पर उठाते हैं, इसी प्रकार से बर्नियर के अनुसार बताया गया कि जो राजा होता था, राजा अपनी खेती को निजी तौर पर लगान पर दे देता किसको? जो भूस्वामी होते थे, ठीक है? जिनके पास में ज़मीन होती थी उनको और उनसे कर लेता था। ये बताया गया कि इनके माध्यम से, बर्नियर के माध्यम से, ठीक है? तो यहाँ पर जो इसका कहना ये है कि जो भी भूमि पर खेती करता था, उसका उस पर मतलब हमेशा के लिए अधिकार नहीं रहता था। राजा कभी भी चाहे तो उससे वो ज़मीन ले सकता था। ठीक है? और इसके बाद में जो भूमि होती थी वो अपने बच्चों को नहीं दे सकता। जिस प्रकार से आजकल आप जो लगान पर खेती लेते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए वो खेती करने के बाद में आप उसको लौटा देते हैं खेत और वो खेत अपने बच्चों को नहीं दे सकते हैं। इसी प्रकार से पहले था, बर्नियर के अनुसार, ठीक है? तो यहाँ पर क्या था, जब किसी व्यक्ति के पास में हमेशा के लिए वो ज़मीन नहीं है, तो वो उसमें मतलब खाद्य पदार्थ डालने का प्रयास भी नहीं करता था। जिस प्रकार से आजकल आप लोग देते हैं गोबर सड़ा हुआ डाला जाता है खेतों में, इससे क्या होता है लंबे समय तक खेत में उर्वरकता बनी रहती है, ठीक है? और यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखो तो प्रेजेंट टाइम में भू-स्वामित्व तो है। अगर आप चाहें तो अपनी ज़मीन को अपने बेटे को, भाई को, किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। किसके अनुसार? बर्नियर के अनुसार, ठीक है? अब बर्नियर ने यहाँ पर ये बात कही है, ठीक है? आगे बढ़ते। बर्नियर भारतीय समाज की गरीबी का वर्णन करते हुए लिखता है कि गरीबों में सबसे गरीब तथा अमीरों में सबसे अमीर, क्या गरीबों में सबसे गरीब और अमीरों में सबसे अमीर व्यक्ति के बीच में नाम मात्र का कोई भी सामाजिक समूह या वर्ग नहीं था। ये कहना है किसका? वर्नियर का। मतलब यहाँ पर अर्थात ये समझ सकते हैं कि उसने ये विश्वास के साथ कहा था, वो विश्वास से कहता था कि भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं थे। मिडिल क्लास फैमिली यहाँ पर नहीं मौजूद थे। प्रेजेंट टाइम में तो आपको मिडिल क्लास फैमिली ही सभी मिलेंगी। गरीब की अगर हम बात करें तो आजकल गरीब तो मतलब कोई नहीं है। जो दिल से गरीब है सिर्फ वो गरीब है और अगर हम बात करते हैं गरीबी की तो आजकल गरीब कोई नहीं है, ठीक है? और 1 मिनट मैंने यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए एनसीईआरटी का गिव अवे रखा है, एनसीईआरटी नोट्स का जो कि दिसंबर लास्ट चलेगा और इसमें आपको सारे के सारे वीडियोस देखने हैं, कमेंट भी करना है तो लगे रहिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आपको एनसीईआरटी के नोट्स जरूर मिलेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या था, मध्य की स्थिति के लोग बिल्कुल भी नहीं थे। अगला पॉइंट मिलता है कि आश्चर्य की बात यहाँ पर ये प्रतीत होती है कि ऐसा एक भी सरकारी मुगल दस्तावेज इस बात को इंगित नहीं करता है कि राज्य ही भूमि का एकमात्र स्वामी था। भैया यहाँ पर आपको ट्विस्ट मिल जाता है। जी हाँ, यहाँ पर आपको ट्विस्ट मिलता है। वर्नियर के अनुसार ये बताया गया है कि भारतीय जो इतनी भी जमीन थी, ठीक है, भारतीय भू स्वामित्व जो था वो राजा के अंडर में था। सारी की सारी जमीन का अधिकारी राजा हुआ करता था, लेकिन जितने भी मुगल दस्तावेज आज हमको देखने को मिलते हैं उनके अनुसार हमको एक भी ऐसा दस्तावेज, एक भी ऐसा पॉइंट देखने को नहीं मिलता जो कि बताए कि राजा के अधिकार में सारी की सारी जमीन हुआ करती थी। उदाहरण के लिए 16वीं शताब्दी में अकबर के काल का सरकारी इतिहास जिसका नाम है अबुल फजल, ठीक है, अबुल फजल भूमि राजस्व को राजत्व की परिभाषा बताता, राजत्व का पारिश्रमिक बताता है। देखिए यहाँ पर क्या है, जो अकबर ने अपने इतिहास काल में अपने मतलब अपने शासन काल में एक इतिहास लिखवाया था अबुल फजल, तो इसमें बताया गया था कि राजा द्वारा अपनी प्रजा को सुरक्षा के प्रति क्या सुरक्षा प्रदान करने के बदले की गई मांग प्रतीत होती है। यहाँ पर राजत्व मांगा गया था जो कि राजत्व का पारिश्रमिक होता था और ये राजा जो होता था
था, जिस प्रकार से आजकल आप लोग प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि जो प्रेजेंट टाइम में क्या देखते हैं, मतलब जो गुंडे मवाली होते हैं वो क्या करते हैं कि कहते हैं मुझको हफ्ता चाहिए, ठीक है। तो हफ्ता के रूप में मांगते हैं लोग। और पहले क्या होता था, राजत्व की परिभाषा यहाँ पर बताया, राजत्व की परिश्रमी यहाँ बताया गया कि राजा जो होता था वो प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने के बदले उनसे कुछ पैसे मांगता था, जिसको राजत्व कहा गया है, ठीक है। ना कि अपने स्वामित्व के बदले स्वामित्व वाली भूमि पर लगान, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा संभव हो सकता है कि यूरोपीय यात्री जो यहाँ पर आए थे उन्होंने मांगों को लगान समझा हो, लगान मानते हो, क्योंकि भूमि राजस्व जो था ये काफी मांग, इसकी मांग काफी अक्सर बड़ी होती थी और बहुत अधिक होता था, ठीक है। यहाँ पर राजस्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसा पता चलता है कि जो जितने भी मुगल दस्तावेज हमको मिले उनमें ऐसा पता नहीं चलता, उनमें कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको नहीं मिलता है जिनसे पता चल सके कि राजा जो था वही केवल भूमि का अधिकारी था। यहाँ पर हमको इसका एक भी उदाहरण देखने नहीं मिलता। केवल जो हमें ये यूरोपीय यात्री आए हैं उन्होंने ऐसी बात कही कि भूमि का स्वामी केवल राजा हुआ करता था, बल्कि जो मुगल दस्तावेज है उनमें तो हमको ये पता चलता है कि जो जमीन होती थी उसका अधिकारी तो जो सामाजिक लोग होते थे वही होते थे, बल्कि यहाँ पर जो राजा होता था वो उनसे उनकी सुरक्षा के बदले कुछ पैसे मांगता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है कि बर्नियर की विवरणों ने 18वीं शताब्दी के पश्चिमी विचारकों में फ्रांसीसी दार्शनिक है जिनका नाम है मॉन्टेस्क्यू, क्या मॉन्टेस्क्यू को प्रभावित किया, तथा 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स के विवरण को भी प्रभावित किया। यहाँ पर जो आपको दो इंपॉर्टेंट व्यक्ति मिलते हैं, सबसे पहले मॉन्टेस्क्यू, दूसरे कार्ल मार्क्स, ठीक है। ये दोनों की दोनों व्यक्ति कौन थे, ये दोनों की दोनों व्यक्ति एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, ये फ्रांसीसी दार्शनिक था और ये भी, ठीक है। ये 19वीं शताब्दी में आया था, ये कब, ये 18वीं शताब्दी में आया था, ठीक है। और दोनों के दोनों लोगों ने वर्नियर के जो विवरण, वर्नियर ने जो भी विवरण दिए थे उनके आधार पर अपने विवरण दिए, ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में ग्रामीण समाज में चारित्रिक रूप से सामाजिक और आर्थिक विभेद था। जी हाँ, यहाँ पर चारित्रिक रूप से मतलब सामाजिक और आर्थिक विभेद था। और एक और बड़े जमींदार थे तो भूमि पर उच्च अधिकारों का मतलब उपभोग करते थे। और देखिए क्या होता था कि एक तरफ क्या था, बड़े बड़े जमींदार थे जो कि जो भूमि होती थी उस पर उच्च अधिकारों को उपभोग करते थे कि हाँ इस पर हमारा अधिकार है, उच्च अधिकार है, ठीक है। और दूसरी ओर अस्पृश्य भूमि विहीन लोग थे जिनको बलाहार कहा जाता। मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया कि बलाहार किसे कहते हैं, भूमि, इसके आदमी अन्य प्रकार के शब्द होते हैं उनका अर्थ क्या होता है, बलाहार उनको कहते हैं जो भूमि श्रमिक होते हैं। तो यहाँ पर आपको दो प्रकार के लोग मिलते हैं, जो बड़े जमींदार थे और दूसरे जो अस्पृश्य लोग थे जिनके पास में भूमि नहीं होती थी। कि इन दोनों के बीच में बड़ा किसान था जो कि किराए पर श्रम का प्रयोग करता था और माल उत्पादन में संलग्न रहता था। साथ ही साथ अपेक्षाकृत छोटे किसान भी थे जो कि मुश्किल से निर्वाह लायक के उत्पादन कर पाते थे। मतलब यहाँ पर साफ है आजकल की जो स्थिति है इससे पहले की स्थिति बहुत ही मतलब अलग थी। और एक मिनट यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी बताऊंगा कि जो आपको क्लास 12 के एनसीईआरटी हिस्ट्री आपको मेंस में काफी हेल्प करेगी, प्रीलिम्स में नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, शिल्पकारों के पास में अपने उत्पादन को बेहतर बनाने का कोई भी प्रोत्साहन नहीं था क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण राज्य द्वारा कर लिया था और इसलिए उत्पादन हर जगह पतनोन्मुख था। देखिए क्या होता है जब किसी को फायदा नहीं होता है, अब जैसे कि मैं ही आपको बताऊं, मैं अगर यूट्यूब चैनल पर बनाता हूं और इसके अंदर वीडियो डालता हूं, आप लोग वीडियो देखते हो और इससे जो भी लाभ मिलता है अगर सरकार ले लेती है फिर यूट्यूब ही ले लेता है, मुझे नहीं देगा, तो मैं यहाँ पर वीडियो क्यों बनाऊंगा, आप ही समझिएगा। जब तक लाभ नहीं होगा तब तक कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर हर व्यक्ति स्वार्थ के लिए आता है और स्वार्थ के लिए काम करता है, ठीक है। मुझे भी लाभ मिल रहा है इसलिए मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, आपको भी लाभ मिल रहा है इसलिए आप वीडियो देख रहे हो, तो हर एक व्यक्ति स्वार्थ के लिए आता है। ऐसा यहाँ पर देखा गया। जो शिल्पकार थे वो यहाँ की शिल्पकार जो थी बहुत ही प्रसिद्ध थी। यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो विदेश से लोग सोना चांदी हीरे जवाहरात लेकर के आते थे और यहाँ पर उनके बदले यहाँ से शिल्प वस्तुएं लेकर के जाते थे, ठीक है। यहाँ की शिल्पकारी पहले बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थी। आज भी देखा जाता है जो हमारे पुराने मंदिर हैं, पुरानी मस्जिदें हैं, उनमें जो शिल्पकारी मिलती है ऐसी कलाकृति आज तक नहीं बनाई जा पाई है। जो हमारे यहाँ की मशीन है आधुनिक वो भी ऐसी कलाकृति नहीं बना पाती। काफी सारे ऐसे मंदिर हैं, ठीक है। तो ऐसी जो कलाकृतियां आपको देखने को मिलती हैं, अगर आप गूगल पर डालकर देखोगे ये हमारे भारतीय इतिहास की कलाकृतियां, तो आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऐसी ऐसी मूर्तियां जिनको बहुत ही बारीकी से बनाया गया जो कि विदेश में आज तक नहीं बनाई जा पाई हैं। और जो अंग्रेज यहाँ पर आए थे वो यहाँ से कई सारी मूर्तियां ऐसी उठाकर ले गए और अपने यहाँ पर म्यूजियम में रखकर के आज भी उनसे पैसे कमा रहे हैं, जिनकी जो कलाकृति थी वो काफी अच्छी थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने को मिलता है, जो भी इससे लाभ होता था वो राजा उसका अधिग्रहण कर लेता था और इसके बदले
में जो उनके पास में जो कुछ बचता था वो उससे सिर्फ अपना काम चला पाते थे और उनको अपनी सुरक्षा मिल पाती थी। तो इससे क्या था, जो राजा था वो अमीर हो गया और जो जो शिल्पकारी का काम करते थे वो अमीर नहीं हो पाए और इस वजह से उनका काम धीरे-धीरे मतलब नष्ट की ओर पतन की ओर बढ़ता हुआ चला गया, ठीक है। बर्नियर के वृत्तांत में कृषि तथा शिल्प उत्पादन दोनों का विवरण दिया गया है। बंगाल जो था ये चावल, मकई तथा जीवन की अन्य वस्तुओं के साथ-साथ मतलब कई सारी अनगिनत वाणिज्यिक वस्तुओं का भी उत्पादन करता था, जैसे कि रेशम है, कपास है, नीले इनका उत्पादन और मिस्र से कहीं आगे था इनके उत्पादन में। मतलब साफ है कि अपना भारत देश जो था ये पहले पास्ट में बहुत ही आगे था। मिस्र की अगर हम बात करते हैं तो उस समय काफी अच्छा उत्पादक था किसका, रेशम का और कपड़ा का, रेशम, कपास, नील का। लेकिन जो हमारा भारत था उस समय वाणिज्यिक दृष्टि से जो रेशम है, कपास है और नील है, इन तीनों क्षेत्रों में काफी आगे था मिस्र से भी, ठीक है। और बंगाल में चावल है, मकई है और जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन तो होता ही था, ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है कि 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में रहता था। कितना? 15% भाग। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऐसे फैक्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं और एग्जाम में पूछा सकते हैं। प्रश्न यहाँ पर बनता है कि 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत भाग नगरों में रहता था? उत्तर मिलेगा आपको इसका कि 15% भाग। जी हाँ, लगभग 15% भाग नगरों में रहता था, जो कि औसतन उस समय पश्चिमी यूरोप की नगरीय जनसंख्या के अनुपात से अधिक था। जी हाँ, जो यूरोप में उस समय नगरीय जनसंख्या थी, नगर में जितने लोग रहते थे, अनुपात की अगर हम बात करते हैं तो भारत में अधिक लोग नगरों में रहते थे 17वीं शताब्दी में, ठीक है, जो कि औसतन उस समय पश्चिमी यूरोप के की नगरीय जनसंख्या के अनुपात से अधिक था। वर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को शिविर कहा है। जो मुगल कालीन शिविर हुआ करते थे, सॉरी, जो मुगल कालीन शहर हुआ करते थे उनको शिविर नगर कहा है, जिससे उसका आशय था कि उन नगरों से जिससे उनका आशय उन नगरों से था जो कि अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने को मिलता है। प्रश्न बनता है कि शिविर नगर किसे कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं कि बर्नियर ने जो मुगल कालीन शहर थे उनको शिविर नगर कहा है और उस समय पश्चिमी यूरोप के जो लोग थे वो नगरीय जनसंख्या के अनुपात में अधिक थे। एक में पश्चिमी यूरोप की नगरीय जनसंख्या के अनुपात से अधिक था, जो कि औसत वो इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को, जो मुगल कालीन शहर थे उनको शिविर नगर कहा है, जिससे उसका आशय ये था कि उन नगरों से था जो कि अपने अस्तित्व में बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे, ठीक है। अगला पॉइंट देखने को मिलता है समता। बर्नियर ही एकमात्र ऐसा इतिहासकार भी था जिसने राजकीय कारखानों की कार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण प्रदान किया था, ठीक है। और इसके बाद में आपको इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक मिलता है महिलाएं, दासी तथा सती तथा श्रमिक, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। बाजारों में दास जो थे वो किसी भी अन्य वस्तु की तरह पहले खुलेआम बेची जाते थे। जिस प्रकार से आजकल आप लोग देखते हैं कि सब्जियां बेची जाती हैं, फल बेचे जाते हैं, चिड़ियां बेची जाती हैं, ठीक है, तोते बेचे जाते हैं, इसी प्रकार से जो पहले दास हुआ करते थे खुलेआम बेचे जाते थे, ठीक है, नियमित रूप से। और इनको नियमित रूप से भेंट स्वरूप दिया भी जाता है। दास में कोई भी हो सकता है, एक इंसान भी हो सकता है, ठीक है, औरत भी हो सकती है, ठीक है। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप घोड़े, ऊंट और दास खरीदे थे, ठीक है। जब वह मुल्तान पहुंचा तो उसने गवर्नर को किशमिश और बादाम के साथ साथ एक दास और एक घोड़ा भी भेंट के स्वरूप में दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इससे पता चलता है कि पहले की स्थिति कैसी थी। इब्न बतूता के अनुसार जो स्त्रियां थी गुप्तचर व्यवस्था से जुड़ी हुई थी और मुखबरी के लिए महिला सफाई कर्मचारी की नियुक्ति का वर्णन भी मिलता है। मतलब साफ है कि यदि कोई व्यक्ति अतिथि के रूप में आता है तो उसके कमरे में सफाई कर्मचारी के रूप में किसी न किसी महिला को लगा दिया जाता और जो महिला होती थी वो गुप्तचरी का काम करती थी, ठीक है। अधिकांश दासियों को हमलों और अभियानों के दौरान बलपूर्वक प्राप्त किया जाता। जो दासियां होती थी और जो दास होते थे, अधिकांश ऐसे लोग होते जब कोई भी राजा होता था किसी राज्य पर हमला करता था तो वहां की जो स्त्रियां होती थी उनको मतलब वहां से उठा लाता था और दास के रूप में अपने घर में रहता था। मतलब पहले की स्थिति बहुत ही भयावह थी, ठीक है। लेकिन पहले की जो शहर थे, पहले की जो शिल्पकारी थी बहुत ही अच्छी भी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपको देखने को मिलता है बर्नियर ने अपनी यात्रा वृत्तांत में 12 वर्षीय बालिका के सती होने का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया, जो कि उसने लाहौर में देखा था, ठीक है। अब सती प्रथा के विषय में कौन नहीं जानता है। 10 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में पहले विवाह कर दिया जाता और अगर उसका पति मर जाता था उसको भी साथ में जला दिया जाता। इसे कहते हैं सती प्रथा, ठीक है। अब जो सती बालिका उसके संबंध मैंने पूरा का पूरा टॉपिक रख दिया है, मैंने इसको पढ़ा है, अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रख लिया, ठीक है। तो इस संभवतः बर्नियर के वृत्तांत के सबसे मार्मिक विवरणों में से एक है, ठीक है, समझिएगा।
मैं इसे पूरा पढ़ दूँगा, आप लोग समझ लेंगे, इतने तो समझदार हैं। लाहौर में मैंने एक बहुत ही सुंदर अल्पवयस्क विधवा जिसकी आयु मेरे विचार से 12 वर्ष से अधिक नहीं थी, की बलि देते हुए देखी। वह उस भयावह नर्क की ओर जाते हुए वह असहाय छोटी बच्ची जीवित से अधिक मृत प्रतीत हो रही थी। उसके मस्तिष्क की व्यथा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह काँपते हुए बुरी तरह से रो रही थी, लेकिन 3 या 4 ब्राह्मण, एक बूढ़ी औरत जिसने उसे अपनी आस्तीन से नीचे दबाए हुए था, की सहायता से उस अनिच्छुक पीड़िता को जबरन घातक स्थल की ओर ले गए, ठीक है? ले गए और उसे लकड़ियों पर बैठाया, उसके हाथ और पैर बाँध दिए ताकि वह भाग ना जाए और इस स्थिति में उस मासूम प्राणी को जिंदा जला दिया गया। मैं अपनी भावनाओं को दबाने में और उसके कोलाहलपूर्ण तथा व्यर्थ के क्रोध को बाहर करने से रोकने में असमर्थता। मतलब साफ है यहाँ पर कि पहले क्या होता था सती प्रथा में कि अगर किसी भी स्त्री का जो पति होता था वो उसको मृत्यु हो जाती उसकी, तो उसके साथ में उस पत्नी को भी वहां पर जला दिया जाता है, अगर वो चाहे तो भी ना चाहे तो भी, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक 12 वर्षीय लड़की का यहाँ पर वर्णन दिखाया गया है, उसका पति मर जाता है और इसके बदले में उसको भी वहां पर जला दिया जाता है, ठीक है। तो ये वर्णन देखने को मिलता है जो कि बहुत ही भयावह स्थिति थी। अगला पॉइंट मिलता है वर्नियर ने सती प्रथा के को विस्तृत विवरण के लिए चुना था और उसने लिखा कि महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेती थी और अन्य मरने के लिए बाध्य किया जाता है को, मतलब जो महिलाएं प्रसन्नता से मर जाती थी वो तो मर जाती थी और जो नहीं मरती थी उनको मरने के लिए बाध्य कर दिया जाता कि आपको मरना ही होगा। लेकिन महिलाओं का जीवन जो था सती प्रथा के अलावा कई और चीजों से के चारों घूमता रहता था, ठीक है, जिसमें उनका श्रम कृषि तथा कृषि के अलावा होने वाले जो उत्पाद होते थे दोनों में महत्वपूर्ण था और व्यापारिक परिवारों से आने वाली जो महिलाएं थी व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थी। यहाँ तक कि कभी कभी जो वाणिज्यिक विवाद थे उनको अदालतों के सामने भी ले जाती थी जो स्त्रियां होती थी वे, ठीक है। तो मतलब स्त्रियों की जिंदगी पहले मतलब काफी महत्वपूर्ण थी और यहाँ पर काफी भयावह भी थी, काफी अलग टाइप की थी, ठीक है। इसके बाद में आपको काल रेखा मिलते कुछ यात्री जिन्होंने वृतांत छोड़े थे इनके विषय में बताया गया है, तो इसको भी समझिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट इन पर प्रश्न बन जाते हैं अक्सर कि किस यात्री कौन सा यात्री कब भारत में आया था, उसने कौन कौन से किस प्रकार से वृतांत यहाँ पर छोड़े, ठीक है। तो 1973 सॉरी 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में 973 से 1048 के बीच में मोहम्मद इब्न अहमद अबू रेहान अल बिरूनी यहाँ पर भारत में आया था। कहां से? उज्बेकिस्तान से, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 13वीं शताब्दी में 1254 से लेकर के 1323 के बीच में मार्को पोलो इटली से भारत में आया था, ठीक है। 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता आया था। कब आया था? 1304 से लेकर के 1370 के बीच में आया था इब्न बतूता। कहां से? मोरक्को से भारत में, ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है 15वीं शताब्दी का, तो 15वीं शताब्दी में 1413 से लेकर के 1482 के बीच में आया था कौन? अब्द अल रज्जाक कमाल अल दिन इब्ने इब्ने इसहाक अल शकरकंदी, ठीक है। शकरकंद से यहाँ पर आया था, ठीक है। तो मतलब काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, नहीं इनके विषय में प्रश्न आज तक नहीं पूछा गया है। इंपॉर्टेंट कौन कौन है समझ लीजिएगा, पहले मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको पहला दूसरा तीसरा तीनों इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद में 1466 से 72 के बीच में भारत में बिताए गए वर्ष हैं ये। अफगानासी निकितिन, ठीक है। तो ये आए थे भारत में 15वीं शताब्दी में आए थे। कहां से? रूस से आए थे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट, दोनों को मत याद कीजिएगा। 16वीं शताब्दी में 1518 में भारत की यात्रा इन्होंने की थी। कब? दूसरे बारबोस थे ये, ठीक है। दूरते बारबोस थे, इनकी मृत्यु हो गई थी 1521 में यहाँ पर, ठीक है। कहां पर? पुर्तगाल से यहाँ भारत में आए थे। इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए जितने लोगों ने यहाँ पर अपने वृत्तांत छोड़े थे और जिनके वृत्तांत महत्वपूर्ण सिर्फ उन्हीं के विषय में प्रश्न पूछा जाता है। 1562 में सैदी अली रईस आए थे। कहां से? तुर्की से, ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है 1536 से लेकर के 1600 के बीच में कौन? अंतोनियो मानसेरेते स्पेन से भारत में आए थे, ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है 17वीं शताब्दी में कौन? 1626 से लेकर के 31 के बीच में भारत में इन्होंने समय बताया था, जो कि 17वीं शताब्दी में आए थे। इनका नाम है महमूद वली बल्खी, ठीक है। ये बल्ख से आए थे भारत में, ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है 1600 से लेकर के 1667 के बीच में कौन? पीटर मुंडी इंग्लैंड से भारत में आए थे। अगला पॉइंट मिलता है
1605 से लेकर के 89 ये ज्यो बैलिस्टिक एक मिनट बैप्टिस्टे, ठीक है, ज्यो बैप्टिस्ट तेवर्नियर फ्रांस से आए थे भारत में, ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, ठीक है, फ्रांस से ये आया था, इसने वृत्तांत भी यहाँ पर छोड़े और इसके विषय में मैंने आपको पार्ट 1 में काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताए थे। इसके बाद में 1620 में आए थे भारत में, 20 से लेकर के 88 के बीच में भारत में इन्होंने समय बिताया था। फ्रांसवा बर्नियर, ये फ्रांस से आए थे यहाँ पर, ठीक है। तो मैं तो कहूंगा कि आप ये तीनों याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब चलिए आगे बढ़ते इसी के साथ में आपका आज का ये चैप्टर कंप्लीट होता है और इसके बाद में जल्द ही आपको आज ही अभी थोड़ी देर में क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का वीडियो मिलने वाला है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स को, ठीक है। तो प्लीज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे सफल बनाइएगा, सभी लोग शेयर कीजिएगा ताकि जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है उन तक वीडियो पहुंच सके, देख सकें और वो लोग आकर के स्पेशल कोर्स को ज्वाइन कर सके, ठीक है। और शाम को क्विज आएगी हमारे दोनों चैनल्स पर, जी हाँ, दृढ़ संकल्प 2.0 पर और दृढ़ संकल्प पर, ठीक है। दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। इसी के साथ में इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर और हमको यूट्यूब पर हर जगह पर सब्सक्राइब, फॉलो और ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।